हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम अपने वीडियो के इस पार्ट में युगपत समीकरण के कुछ सॉल्यूशंस लेकर के उपस्थित हैं। युगपत समीकरण का हल करने के लिए जैसा कि आपको पता भी है कि हम 3 विधियों का उपयोग करते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा बीजगणित विधि। इन तीनों विधियों का उपयोग करके हम किसी भी युगपत समीकरण का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम युगपत समीकरण के हल करने की इस विधि में विलोपन विधि का ही उपयोग करेंगे और अपने पिछले वीडियो में मैंने फ़िलहाल अभी विलोपन विधि से ही बताने का प्रयास किया है। उसी की कड़ी में या फिर आगे एक वीडियो आपके सामने उपस्थित है और इस वीडियो के माध्यम से विलोपन का तरीका अपनाकर कुछ और प्रकार के युगपत समीकरणों का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉल्यूशंस ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशंस में के इस विलोपन के विधि में हमारा सवाल है, पहला सवाल है 3x + y = 10। यह पहला समीकरण है। और हमारा दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 16। यह दूसरा समीकरण है। यानी हमारा जो पहला समीकरण है वह 3x + y = 10। यह पहला समीकरण हो गया, हमने मान लिया कि यह पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 16, यानी 2x + 3y = 16। यह हमारा दूसरा समीकरण है। अब आप बहुत बारीकी से देखें तो जो x का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, यानी जो 3x है और 2x है यह दोनों पद बराबर नहीं हैं। यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो दोनों पद यह बराबर नहीं हैं। फिर यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ 1 है, जहाँ लिखा न हो उसमें बीजी अक्षर के पहले बाईं तरफ अगर कुछ लिखा नहीं है तो उसका गुणांक 1 होता है। तो यहाँ 1 y है और यहाँ y का गुणांक 3 है, यानी इसमें y का गुणांक 1 है और इसमें y का गुणांक 3 है, तो यह पद भी दोनों बराबर नहीं हैं। तो हमको युगपत समीकरणों का हल करने के लिए विलोपन विधि में हम ये देखते हैं कि किसके गुणांक बराबर हैं। जिसके भी गुणांक बराबर होंगे उसको या तो जोड़कर या तो घटा करके हम उस पद को विलुप्त कर लेते हैं और फिर जो पद विलुप्त नहीं होता है उसका मान जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हम x के गुणांकों को भी बराबर कर सकते हैं या y के गुणांकों को भी बराबर कर सकते हैं। x के गुणांक बराबर होंगे तो इसका विलोपन हो जाएगा। अगर y के गुणांक बराबर होंगे तो हम इसका विलोपन करके x का मान निकाल लेंगे, और अगर x के गुणांक बराबर करते हैं तो x को विलोपित करके हम y का मान निकाल लेंगे। तो फिलहाल हमने समीकरण 1 में, यह जो समीकरण 1 है यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो इस y के पद को बराबर करने के लिए हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा किया। चूँकि यहाँ y का गुणांक 3 है तो इस y के गुणांक 3 से हम पहले समीकरण में गुणा कर देंगे। तो जब पहले समीकरण में गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करने पर 3x में भी गुणा होगा, फिर y में भी गुणा होगा और फिर 10 में भी गुणा होगा। इन तीनों पदों में गुणा करेंगे। बाएं पक्ष में जो पद रहेंगे उसमें भी गुणा करेंगे और जो दाएं पक्ष में जो रहेगा उसको भी गुणा करेंगे। तो हमने y के गुणांक को इस y के गुणांक 3y के बराबर करने के लिए हमने पहले समीकरण में 3 से गुणा किया और गुणा करने पर लिखा 3 से गुणा करेंगे 3x में तो 3 गुणा 3x धन 3 से गुणा y में करेंगे तो 3 गुणा, यह गुणा है, 3 गुणा y होगा और फिर बराबर हो जाएगा 10 गुणा 3। तो 3 से 3x में गुणा करेंगे यह होगा 9x और धन 3 से गुणा y में करेंगे 3y, बराबर हो जाएगा 10 3 30। अब चूंकि हमने पहले समीकरण में ही 3 से गुणा किया है तो हम इस पहले समीकरण को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हम इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देंगे कि हमारे पास कोई पहला समीकरण भी है। अब हमारा ध्यान मुख्य रूप से रहेगा समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 पर।
हम समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 पर ही केयर करेंगे। तो अब यहाँ देखें y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 3 है। समीकरण 2 में y का गुणांक 2 हो गया और समीकरण 3 में भी y का गुणांक 3 हो गया। और चूंकि यह धन है और ये भी धन है, दोनों के पद जो है धनात्मक है, यानी 3y का भी पद धनात्मक है और पद 3 जो 3y समीकरण 3 का है ये भी धनात्मक है। तो धनात्मक होने के नाते हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा लेंगे या समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, जैसे हमारे लिए सुविधाजनक हो। तो हम समीकरण 3 में से भी समीकरण 2 को घटा सकते हैं। तो फिलहाल हम समीकरण 3 में से ही घटाते हैं, क्योंकि समीकरण 3 में से घटाएंगे तो यह 9x है और यह 2x है, तो सुविधाजनक होगा हमें घटाने के लिए। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे और फिर हम लिखेंगे आगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब हमने समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लिया, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यह जो प्लस है यह माइनस हो जाएगा। समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो 9x में से 2x घटेगा, तो हम लिख लेंगे 9x, इस 9x में से यह 2x घटेगा तो 9 ऋण 2x हो जाएगा। और फिर यह धन 3y में से 3y घटेगा तो यह हो जाएगा धन 3y, और यह इस 3y में से यह 3 घटेगा तो यह धन का ऋण हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3y बराबर, फिर यह जो 30 है 30 में से 16 घट जाएगा, तो 30 ऋण हम लिख लेंगे 16। थोड़े प्रश्न को मैं जानबूझ करके थोड़ा सा ग्लंदी कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो बाद में जब हम समझ लेंगे तो इसको हम अपने दिमाग से जो भी सुविधाजनक पड़ेगा उसके हिसाब से हम शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं। तो 9x में से 2x घटाया तो हमने लिखा 9x ऋण 2x, और फिर यह धन 3y में से हमने 3y घटाया तो धन 3y में से माइनस 3y कर लिया, और फिर बराबर 30 में से हमने 16 घटा लिया। तो 9x में से 2x घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, यह होगा 7x, यह हो जाएगा 7x, और फिर यह बराबर हो जाएगा 3y में से 3y घट के 0 हो जाएगा, तो हम इस पूरे पद को निरस्त कर देंगे और 30 में से 16 घटेगा तो हमारा आएगा 14। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखें 7x बराबर 14, यानी 7 में हम किस पद कितनी संख्या से गुणा करें कि उसका मूल्य 14 हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 7 में अगर 2 से हम गुणा करते हैं तो आएगा 14, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में 7 से भाग दे देंगे, और 14 में 7 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 14 में 7 से भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 2। तो इस तरह से यह x की वैल्यू हो गई 2, x का मूल्य कितना हुआ, 2 हो गया। अब यह x बराबर 2 हो गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी भी समीकरण में हम x का मान रख करके y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो हमारा समीकरण पहला जो है वह है 3x धन y बराबर है 10। अब इसमें x की जगह 2 रख लेंगे, जो हमारा यह 3x है, तो यह हो जाएगा 3 गुणा x की जगह 2, 3 गुणा 2 और धन y बराबर हो जाएगा 10। 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और धन y बराबर हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, अब यह एक चर का रैखिक समीकरण हो गया। अब हमें y का मान निकालने के लिए y बराबर लिखेंगे 10, और यह जो धन 6 है दाहिने तरफ इसको पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे, तो धन 6 के पक्षांतर करके जब दाईं तरफ ले आएंगे तो धन चेंज हो जाएगा ऋण 6 में, और इस तरह से y का मूल्य हो जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे 4। तो इस तरह से हमारा इस युगपत समीकरण का हल हुआ, ax बराबर 2 और फिर y बराबर
4। यही हमारा इस समीकरण का हल हुआ। अब अगर समीकरण के सॉल्यूशन की सत्यता को जांचना चाहते हैं कि हमारा यह समीकरण सही है या गलत, तो आप समीकरण 1 और 2 में x और y के दोनों को मूल्यों को रख करके दाहिने पक्ष में जो 10 है और दूसरे समीकरण में जो दाहिने पक्ष में 16 है उसको हम बराबर करके देख सकते हैं कि अगर यह बराबर आते हैं तो इसका मतलब हमारा समीकरण हल करना सही है। अब फिलहाल सत्यता की भी जांच कर लेते हैं और इसको आप अपने स्तर से हर प्रश्न को लगा करके आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो सत्यापन हम कर सकते हैं। सत्यापन कैसे करेंगे? हम सत्यापन करते हैं, जो समीकरण 1 है 3x धन y, इसमें x और y का मान रखते हैं। तो अब आप देखें 3x धन y में x बराबर 2 और y बराबर 4 रखने पर, x बराबर 2 और y बराबर 4 रखने पर, तो x की जगह 2 रखिए तो 3 गुणा 2 और धन y की जगह 4, हमारा मूल्य क्या हो जाएगा? यह हमारा मूल्य हुआ 2 3 6 धन 4, 6 में 4 जोड़ा 10। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो 3x धन y बराबर 10 है, तो 3x धन y में x और y का मान रखने पर हमारा जो दाहिने पक्ष में 10 है वह 10 आ गया। अब हम दूसरे समीकरण में भी रख करके हम इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी जांच सकते हैं। अब दूसरा हमारा जो समीकरण है, मान लीजिए यह दूसरा समीकरण है हमारा 2x धन 3y बराबर है 16। 2x धन 3y बराबर है 16। अब चाहें तो हम इस समीकरण की सत्यता को भी जांच सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। 2x धन 3y बराबर है 16। अब इसमें भी x बराबर 2 और y बराबर 4 रख लीजिए। रखने पर अब यहाँ देखें यह 2x है तो 2 गुणा x की जगह रखेंगे 2 और 3 गुणा y की जगह रखेंगे 4। तो अब देखिए क्या आता है, इसको हम रखते हैं तो यह हुआ 2 दूना 4 और फिर 3 चौको 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हुआ? 16। 3 12 में 4 जोड़ा हमने 16 हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 16 आ गया, ये भी 16 हो गया। तो इसका मतलब है कि x बराबर 2 और x बराबर जो 4 है, इस x बराबर 2 और x बराबर 4 के लिए हमारा ये युगपत समीकरण का हल जो है सही है। तो इस तरह से आप समीकरण को हल करके उसकी सत्यता की भी जाँच आसानी से कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं एक दूसरे समीकरण को ले करके चलता हूं और पुनः उदाहरण को उससे लगाते हैं। अब दूसरे समीकरण के लिए हम जो है चलते हैं। हमारा जो दूसरा समीकरण है कुछ इस तरह का है। दूसरा समीकरण, मान लीजिए हमारे पास यह दूसरा समीकरण है, यह जो है दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण है क्या? 4x धन y बराबर है 5। यह समीकरण नंबर हो गया 1। और फिर है 3x ऋण 2y बराबर है 1। 3x ऋण 2y बराबर है 1 और यह समीकरण नंबर हो गया 2। अब इसमें भी देखें आप, यहाँ x का गुणांक 4 है और यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 2 है। अब यहाँ y धनात्मक है और दूसरे समीकरण में y ऋणात्मक है, तो फिलहाल हम पद y को ही बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2y यह भी हो जाएगा, 2y यह भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 से गुणा 4x में करेंगे तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, तो 2 चौको 8x हो जाएगा। 2 चौको 8x, 2 से गुणा 4 में करेंगे इसमें तो 2 चौका 8x हो जाएगा।
फिर धन 2 से गुणा y में करेंगे तो यह हो जाएगा 2y, 2 करने 2y, और फिर यह हमारा बराबर हो जाएगा 2 से ही गुणा 5 में कर लेंगे। इससे 2 से गुणा 5 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2 पच्चे 10, यानी 2 से गुणा हमने 4x में किया तो 2 चौक 8x, 2 से गुणा हमने y में किया तो धन 2y बराबर 2 से गुणा हमने 5 में किया तो 2 पच्चे 10 हो गया। अब यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 हुआ। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेंगे। यहाँ घटाएंगे नहीं, क्योंकि समीकरण 2 जो है -2y ऋणात्मक है और समीकरण 3 में 2y जो है धनात्मक है। तो जोड़ने पर धन 2y में से ऋण 2y घट के 0 हो जाएगा, 8 में 3 जुट जाएगा 11 हो जाएगा, और 10 में 1 जुटेगा 11 होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर अब हम जोड़ लेंगे इसको, और जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा, धन 2y में से ऋण 2y यह समाप्त हो जाएगा, और 8x में 3x जोड़ लेंगे। तो फिलहाल हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3x ऋण 2y। इस समीकरण में इस व्यंजक में हम इस व्यंजक को, यानी इस बीजीय राशि में इस बीजीय राशि को जोड़ देंगे तो 3x ऋण 2y धन 8x और धन 2y, और फिर हम लिखेंगे क्या, 1 में 10 जोड़ देंगे तो 1 धन हो जाएगा 10। अब देखें 2y में से -2y घट के 0 हो जाएगा, 8 में 3 जुट जाएगा तो यह हो जाएगा 11x बराबर 10 1 11। अब क्या हुआ, अब यह 10 1 11 होगा, ये गलत हो गया, यह 10 1 11। अब 10 1 11 हो गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस हम 11 में फिर इस 11 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और हमारा x बराबर 11 ही करने 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि x की वैल्यू निकल गई। अब हम इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं। हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, चलिए समीकरण 2 में ही रख करके निकालते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर तो हमारा समीकरण है 3x ऋण 2y बराबर है 1। अब हम इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो लिखेंगे 3 गुणा 1 माइनस 2y बराबर हो जाएगा 1। 3 इकन्ने 3 माइनस 2y बराबर 1। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 में से 1 घटा करके उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, हम पहले 3 में 1 से इसमें गुणा कर लेंगे। यह जो 3 गुणे 1 है इसमें गुणा कर लेंगे, क्योंकि 3x में से 2y को घटाया गया है। तो फिलहाल पहले हम 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 इकन्ने 3 ऋण 2y बराबर 1। अब क्या करेंगे, यह अंक है हमारा और ये भी अंक है, तो इस संख्या को, इस अंक को हम इधर ले जाएंगे, किधर, दाहिनी तरफ, और हमारा ऋण 2y यहाँ रह जाएगा। तो हम लिखेंगे ऋण 2y बराबर 1, यह धन 3 है तो इधर आने पर ऋण 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह हुआ ऋण 2y बराबर 3 में से 1 घटाएंगे ऋण 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे यह ऋण 2 होगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा ऋण 2 बटा ऋण 2, यानी ऋण 2 में 2 से भाग दे देंगे तो फिर y बराबर हमारा हो जाएगा 2 इकन्ने 2, यानी ऋण में ऋण से भाग देंगे तो धन होगा। जैसा कि आप जानते हैं ऋण में ऋण से भाग देंगे तो धन हो जाएगा, यानी ऋण 2 में ऋण 2 से भाग देंगे तो धन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस युगपत समीकरण का हल हुआ x बराबर 1 और फिर कामा देते हैं और फिर y बराबर 1। तो इस युगपत समीकरण का हमारा सॉल्यूशन हो गया x बराबर 1 और y बराबर 1, हमारा यही आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि दूसरे समीकरण का भी हल जो है आसानी से हुआ। अब एक हम तीसरा उदाहरण भी लेकर के चलते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तीसरा समीकरण कुछ इस तरह का है। तीसरे समीकरण को देखिए, तीसरा युगपत समीकरण हम कैसे जो है इसको हल करते हैं। हमारा तीसरा युगपत समीकरण है, मान लीजिए है 5x ऋण 3y, 5x ऋण 3y बराबर है 5x ऋण 3y। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं,
17, यह समीकरण नंबर हो गया 1। 5x ऋण 3y बराबर 17, समीकरण नंबर 1। और फिर हम लेते हैं ऋण 3x और धन 5y, ऋण 3x धन 5y। तो ऋण 3x धन 5y बराबर हो जाएगा ऋण 7। यह मान लीजिए यह ऋण 7 है, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। यानी ऋण 3x धन 5y बराबर हो गया ऋण 7। तो इस समीकरण को अब हमें हल करना है। अब इसमें देखें आप, यहाँ जो x का गुणांक है 5 है और x का गुणांक यहाँ ऋण 3 है, यानी यह 5x और ऋण 3x बराबर नहीं है। यहाँ y का गुणांक 3 है और y का गुणांक यहाँ 5 है, तो यह ऋण 3y और धन 5y भी बराबर नहीं है। तो अब हमें या तो हम x वाले पद को बराबर कर लें या तो हम y वाले पद को बराबर कर लें, और यहाँ हमें समीकरण 1 और 2 दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा कोई पद x या y बराबर होगा। अब समीकरण 1 में अगर हम ऋण 3 से गुणा करते हैं, जो x का गुणांक ऋण 3 है, तो इस x की गुणांक ऋण 3 से गुणा करने पर यह हो जाएगा ऋण 15 आधन 3 त्रिका 9y बराबर ऋण 17 तिया 51, ऋण 51 हो जाएगा। और जब समीकरण 2 में हम x की गुणांक 5 से गुणा करेंगे तो यह जाकर के तब 5 तिया 15 ऋण 15 होगा। तो फिलहाल चलिए हम सम लगाते हैं और इसको आप देखते रहें। समीकरण 1 में क्या करेंगे, जो x का गुणांक ऋण 3 है इससे गुणा करेंगे। समीकरण 1 में ऋण 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में ऋण 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में जब ऋण 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 3 से जब 5 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ऋण 15x। ऋण 3 में 5 से गुणा करेंगे तो ऋण 15x, और इस ऋण का ऋण में यहाँ जो ऋण है यह ऋण है, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन, और 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिका 9y बराबर ऋण 3 से गुणा 17 में करेंगे तो 17 से ऋण 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 51। यह हुआ हमारा समीकरण नंबर 3। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं और इस समीकरण को फिलहाल अभी हल करते हैं। तो अब यह हो गया हमारा ऋण 15x धन 9y बराबर ऋण 51। अब समीकरण 2 में पुनः हम लिखेंगे समीकरण 2 में जो x का गुणांक यह 5 है, x 1 समीकरण 1 से जो x का गुणांक 5 है इससे हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में हमने 5 से गुणा किया तो अब 5 से गुणा हम 3 में करेंगे, यानी इस 5 से गुणा ऋण 3 में करेंगे तो यह भी हो जाएगा ऋण 15x। यह हुआ ऋण 15x, और फिर 5 से धन 5 में गुणा करेंगे इस समीकरण में तो यह हो जाएगा 5 से गुणा 5 में करेंगे तो यह हो जाएगा 50 में 25y, 50 में 25y बराबर हो जाएगा 5 से गुणा फिर हम ऋण 7 में करेंगे, इस 5 से गुणा ऋण 7 में तो यह हो जाएगा ऋण 35, यह हो जाएगा ऋण 35। तो अब आपने देखा कि समीकरण 2 में जब हम x के गुणांक 5 से गुणा किया तो ऋण 15x हुआ, और 5 से हमने गुणा 5 में किया तो 50 25y हुआ, और 5 से गुणा हमने ऋण 7 में किया तो ऋण 35 हुआ, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ऋण 15x यह भी है और ऋण 15x यह भी है, यानी यह दोनों पद ऋणात्मक राशि में बराबर हैं, तो समीकरण 3 में से हम समीकरण 4 को अब घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, यह ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा,
और यह धन होने पर यह धन और ऋण 15x यह घट जाएगा और यह धन का ऋण चिन्ह हो जाएगा और यह ऋण का धन हो जाएगा। फिलहाल जब हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, ऋण समीकरण 3 में से, इस समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं, तो जब घटाएंगे तो यह ऋण का हो जाएगा धन और यह धन का हो जाएगा ऋण और यह ऋण का हो जाएगा धन। फिलहाल इसको समझने के लिए हम समीकरण को ही लिख लेते हैं और यह लिखेंगे समीकरण 3 को, ऋण 15x धन 9y बराबर हो गया ऋण 51। यह समीकरण नंबर 3 है जो हमने यहाँ से इसको उतार लिया और ये समीकरण नंबर 4 है, हमने इसको यहाँ उतार लिया, ऋण 15x और धन हो गया 25y, धन 25y बराबर ऋण हो गया 35 और हमने यह समीकरण 4 लिखा। अब जब इसको घटाएंगे तो देखिए घटाने पर क्या होगा, ये चिन्ह की चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं घटाने पर यह ऋण का यह धन हो जाएगा, यह धन का ऋण हो जाएगा और यह ऋण का धन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब धन 15x में से 15x घट के यह 0 हो जाएगा और हमारा ऋण 25, अब यह धन नहीं रह गया, यह ऋण 25 हुआ। ऋण 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ आएगा ऋण 16y। ऋण 25 में से 9 घटाएंगे तो ऋण 16y और ऋण 51 में से धन 35 घटाएंगे तो यह भी होगा ऋण 16। यह ऋण है और यह धन 35 है, तो ऋण 51 में से धन 35 घटाएंगे ऋण 16 होगा और फिर y बराबर ऋण 16 में हम इस ऋण 16 से y के गुणांक से भाग दे देंगे तो इस तरह से हमारा y बराबर हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा y का मूल्य 1 हो गया। अब हम इस y के मान को समीकरण 1 में, 2 में, किसी में भी रख करके हल कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर। माय डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो को देखने के लिए जो है आप इसको पूरा धैर्यपूर्वक देखें और वीडियो को स्किप न करें, और फिर वीडियो को स्किप करेंगे तो जो चीज़ें आपको समझ में आएंगी वह अच्छी तरह से समझ में नहीं आ पाएंगी और आप ही का नुकसान होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं y बराबर समीकरण 1 में रखते हैं और हमारा समीकरण 1 है 5x माइनस 3y बराबर है 17। अब y की जगह हम यहाँ 1 रखेंगे तो लिखेंगे 5x ऋण 3 गुणा y की जगह 1 बराबर हो जाएगा 17। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर चलते हैं नीचे, 5x 3 का 1 में गुणा कर लिया हमने ऋण 3 और यह हो गया 17। अब ऋण 3 को हम पक्षांतर कर लेंगे किधर, दाईं तरफ, तो यह हो जाएगा 17 और ऋण जब इधर आ जाएगा तो धन 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5x बराबर 17 में 3 जोड़ लेंगे 20 और फिर x के गुणांक 5 से हम 20 में भाग दे देंगे तो x बराबर हो जाएगा 20/5 और हमारा x का मूल्य हो गया 5 चौको 20। तो इस तरह से आपने देखा कि इस युगपत समीकरण को हल करने पर हमारा जो आंसर हुआ वह आंसर क्या हुआ, x बराबर हुआ 4 और y बराबर हुआ 1। और जैसा कि मैंने अपने पहले सवाल में बताया था कि आप x और y के मान समीकरण 1 और 2 में रख करके आप सत्यता की भी जांच कर सकते हैं कि मैंने जो सवाल हल किया है, लगाया है, वह सवाल हमारा सही है कि गलत है। अगर रखने पर x और y के मान रखने पर बाएं पक्ष के जो मान 17 और ऋण 7 हैं बराबर नहीं होते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि कहीं न कहीं सवाल को लगाने में गलती हुई है। तो फिलहाल आपने जैसा कि देखा, इन 3 उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको युगपत समीकरण को हल कराने की अपना बेहतर से बेहतर प्रयास किया। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में चलते चलते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा प्रोत्साहन हो और हमारा भी लाभ हो, क्योंकि आप ही के सहयोग से हम चलते हैं और आपका सहयोग मेरा बहुत बड़ा सहयोग होगा। आप ही लोगों के सहयोग से ये हमारा जो है वीडियो बनाने का जो कार्य है वो प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़ता है। तो फिलहाल चलते चलते आपको ढेर सारी शुभकामनाओं सहित बस हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।